पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले से जिसमें दिल्ली पुलिस की जांच अब तेज होती जा रही है। आज दिल्ली पुलिस की एक टीम ने ब्रजभूषण सिंह के दिल्ली वाले आवास पर जाकर जांच पड़ताल की। वहीं इस मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक इंटरनेशनल रेफरी की भी गवाही हुई है। इस मामले पर डिटेल लेते हमारे सहयोगी निखिल लखवानी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे निखिल, बताएं जरा, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, किस तरीके की जांच हो रही है और क्या कुछ जानकारी अब तक आपके पास आ पाई है? इस वक्त हम ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। आज दिन में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम महिला रेसलर को लेकर के यहां पे क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए यहां लाई थी। हालांकि जानकारी के अनुसार उससे वो कमरा पूछा गया जहां पे तथित वो घटनाक्रम जो हुआ है वो घटित हुआ हो, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस यहाँ पे एक कंप्लेनेंट जो कि महिला रेसलर है उनको लेकर के इसी आवास पर आई थी। हालांकि वो पुलिस की टीम अब तक यहाँ पे जा चुकी है। इन्हीं सब के बीच एक रेफरी का भी बयान सामने आया जो एक विटनेस इस पूरे मामले में निकल करके आए हैं। उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के सामने उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। जब ट्रायल्स के बाद एक महिला रेसलर जो कि कंप्लेनेंट भी है उसने ब्रजभूषण का हाथ झटका, यानी कि कुछ हुआ था जिसके बाद से ऐसा कुछ हुआ। तो जो पूरा वाकया है वो इंटरनेशनल रेफरी जगबीर ने दिल्ली पुलिस को बताया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। वो अपने आप में एक विटनेस भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को और भी बहुत कुछ बताना चाहते थे लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको ऐसा करने से मना किया, अलाउ नहीं किया पूरी बात बताने से। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि क्या उनका स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आगे कार्रवाई करने को। हालांकि इन सब के बीच 15 जून तक का टाइम सरकार की तरफ से दिया गया है कि दिल्ली पुलिस एक स्टेटस रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल कर सकती है पूरे मामले को लेकर के। इन्हीं सबके बीच ब्रजभूषण शरण सिंह अभी दिल्ली के इसी आवास में मौजूद है जो उनका एमपी फ्लैट है। उधर जो रेसलर्स हैं, जितने भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, विक्टिम आप कहिए या प्रोटेस्टर कहिए, वो लगातार इस तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको आने वाले दिनों में जैसा कि आश्वस्त किया गया है वैसे उनको न्याय मिलता है या नहीं, इस चीज का इंतजार वो जरूर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ निखिल लखवानी, सीएनबीसी के लिए। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स के शेयर में पिछले 2 दिनों में जोरदार गिरावट चल रही है। हालात ये हैं कि 2 दिन में शेयर करीब 20% टूट चुका है। पावर मिनिस्ट्री के एक निर्देश के बाद से ये गिरावट देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, क्या था निर्देश और क्यों आई है शेयर में ये जबरदस्त गिरावट? ये आईएक्स के लिए ब्रेड एंड बटर भले ही हो, सरकार आईएक्स से उसके ब्रेड एंड बटर को छीनना नहीं चाहती है। दरअसल सरकार ये चाहती है कि जो एनर्जी एक्सचेंज हैं उनका पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़े। अभी बहुत कम संख्या में जितना बिजली का उत्पादन होता है, मुश्किल से 10% से भी कम संख्या है जिसका एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली की एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो और ताकि जो एक दिन पहले बिजली की बुकिंग कराते हैं या फिर सेम डे में बिजली की बुकिंग कराते हैं उनको बिजली मिले और वो भी सस्ती बिजली मिले। अब ये पूरा मामला दरअसल ये है कि मार्केट कपलिंग दरअसल होता क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, अभी देश में कुल 3 पावर एक्सचेंज है। अब तीनों एक्सचेंज के पास किसी को बिजली चाहिए, मान लिया जाए उत्तर प्रदेश पावर निगम को बिजली चाहिए, वो आईएक्स के पास चला गया कि हमें बिजली दे दो। आईएक्स के पास एनटीपीसी ने कहा कि मेरे पास बिजली है। अब दूसरे एक्सचेंज पे जा रहा है, दूसरे एक्सचेंज पे हिमाचल ने कहा कि हमें बिजली दे दो, वहां पे जो सेलर है वो कहा कि मेरे पास है बिजली है। अब एक बायर को नहीं पता दूसरे सेलर को किस प्राइस पे बिजली मिल रही है, दूसरे एक्सचेंज पे क्या प्राइस है। हर एक्सचेंज क्या करता है, जितने ऑर्डर आते हैं उसको बंद करते हैं पहले तो एक समय के बाद, फिर देखते हैं क्या बायर सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, फिर प्राइस की डिस्कवरी हर एक्सचेंज अलग अलग करते हैं। अभी क्या होता है कि हर एक्सचेंज के लिए प्राइस की डिस्कवरी अलग अलग होती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि एक एक्सचेंज को बिजली जहां भेजना है वहां भेज रहा है, पता चला कि उसी लाइन से दूसरा एक्सचेंज बिजली वापस किसी दूसरे स्टेट को भेज रहा है, तो पावर ट्रांसमिशन का बेहतर इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब जो मार्केट कपलिंग किया जाएगा उसका फायदा ये होगा कि अलग अलग एक्सचेंज पे जितने भी बिजली के ऑर्डर आएंगे उन सारे बिजली के ऑर्डर को, बाय के ऑर्डर को और सेल के ऑर्डर को मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा, वो सबको एक साथ मिलाएगा और एक साथ मिलाकर के एक प्राइस डिस्कवरी करेगा। अभी बता दूं कि एक दिन में 228 तरह के प्राइस डिस्कवरी तक चले जाते हैं। अब क्या होगा कि एक प्राइस डिस्कवरी होगा। एक प्राइस डिस्कवरी से ये होगा कि पूरे देश भर में पीक आवर में भी बिजली थोड़ी सस्ती मिलेगी क्योंकि प्राइस डिस्कवरी में ज्यादा इफिशियंसी आएगी और फिर उसके हिसाब से
बिजली का बंटवारा किया जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। चूंकि पावर एक्सचेंज और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे तो इसका फायदा यह होगा कि बिजली ज्यादा पावर एक्सचेंज में ट्रेड हो सकेगा। तो ये पूरे बृहद परिदृश्य में देखते हुए सरकार मार्केट कपलिंग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। और बता दूं कि इसके लिए जो रेगुलेशन है उसका प्रावधान सरकार पहले ही एक्ट में कर चुकी है। अब सिर्फ CERC को बोला है कि आप आइए, आप कंसल्टेशन जल्दी से पूरा करिए, ताकि अब हम जो है इसको अगले चरण पर ले जाएं, यानी मार्केट कपलिंग की तरफ आगे बढ़े। तो किसी के ब्रेड बटर को नहीं छीना जा रहा है। सरकार दरअसल ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज को लाना चाहती है, और ताकि बिजली हम आप तक सस्ते में पहुंचे, अगर पीक आवर हो तब भी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन दायरे में कारोबार रहा। बाजार गिरावट के साथ आज बंद हुआ। सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 62,626 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,563 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिक वाली फार्मा एनर्जी शेयरों में रही। FMCG IT मेटल शेयरों पर दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज मार्केट में सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? तो देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल रही है। जहां तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, मॉर्गन स्टैनली की टारगेट बढ़ाने वाली रिपोर्ट के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में आज जबरदस्त तेजी का तड़का था। 2% ऊपर चला गया स्टॉक। इसके अलावा एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1 से 2% के बीच में तेजी थी। लूजिंग साइड पे ऑटो शेयर्स में थोड़ी कमजोरी थी, तो हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स 2% से ज्यादा नीचे चले गए। दीवीज लैब और HDFC लाइफ के शेयर्स में भी आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा। जहां तक कि मिड कैप गेनर्स का सवाल है, पेटीएम बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रिपोर्ट के बाद 5.5% ऊपर। टाटा कम्युनिकेशंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा, AI इंजीनियरिंग जैसे शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी रही। जहां तक कि मिड कैप लूजर्स का सवाल है, आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग टाटा ग्रुप के शेयर्स वोल्टास में देखने को मिला। दीपक नाइट्राइट, फिनिक्स मिल्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर्स में भी आपने गिरावट देखी। जहां तक कि PSU बैंक्स का सवाल है, छोटी छोटी PSU बैंक्स, खास करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में आपने 2 से 5% के डाउन टिक्स देखे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और इसके अलावा एलेक्सर इक्विटीज के दीपन मेहता का ये कहना है कि आगे न्यू एज कंपनियों को मुनाफा हो सकता है, तो वहीं कैपिटल गुड्स और बैंकिंग सेक्टर में भी उन्हें अच्छी तेजी की उम्मीद है। मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टर्स है, आई थिंक उनको कन्विक्शन हो गया है कि शायद 2-3 तिमाही में या 2-3 साल में these companies of course will generate decent profits. Of course कार ट्रेड तो प्रॉफिटेबल है ही, लेकिन जोमेटो है, पेटीएम है और अन्य जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, न्यू जनरेशन बिजनेसेस है, ये मैनेजमेंट की हमेशा फोकस रही थी लिस्टिंग के बाद कि हाउ दे कैन गेट इनटू पॉजिटिव एबिटा। हमारा सीमेंट पर आउटलुक नेगेटिव है, और इसकी वजह यह है कि जिस हिसाब से कैपेसिटीज ऐड हो रही है, they will find it very difficult to operate at reasonable return on investment. ये जो तेजी हम देख रहे हैं within the bank stocks, I think it is only 15-20% की तेजी देखने को मिली है. They have a long way to go. और जब तक ये NPA साइकिल कंट्रोल में रहती है, so long as NPAs don't start going up for the sector as a whole, I think banking stocks में continuous compounding of earnings देखने को मिलेगी. ये जो पूरा capital goods का जो सेक्टर है, उस पर हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। और एक जो कंपनी जिसके नतीजे बहुत ही बढ़िया लगे मेरे को, वो स्वराज इंडस्ट्रीज। और शेयर बाजार न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होनी चाहिए निवेशकों की स्ट्रैटेजी और किन सेक्टर में है निवेश के मौके? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात अल नीनो की, जिसके चलते आने वाले दिनों में चीनी की मिठास कम हो सकती है। अल नीनो की आशंका से चीनी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसका असर आज चीनी शेयरों पर भी देखने को मिला। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बताएं जरा क्या है चीनी की ये पूरी कहानी? देखिए, पिछले कुछ दिनों में पैसिफिक ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही वजह है कि अमेरिका की वेदर एजेंसी नोवा ने इस साल अल नीनो होने की घोषणा की है। वेदर एजेंसी के मुताबिक इस साल सर्दियों में मजबूत अल नीनो होने की संभावना 56% है। अल नीनो होने से पूरे विश्व के तापमान के ऊपर असर पड़ता है। खासतौर पर अल नीनो से ब्राजील के अंदर भारी बारिश होती है, भारत के अंदर सूखा पड़ सकता है, और यही 2 देश हैं जो कि भारी मात्रा में चीनी का उत्पादन करते
करते हैं तो चीनी के उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि आज हमको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। अगर मैं भारत की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल चीनी का उत्पादन 8 से 10% कम रहने का अनुमान है। तो आने वाले दिनों में भारत की जो चीनी बाजार है उसमें भी आपको बढ़ोतरी होने को मिल सकती है। खासतौर पर कि सरकार ने निर्यात पर पहले से ही रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक पोजीशन थोड़ी सी भी कम होती है तो आने वाले दिनों में भारत में भी चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। असीम, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें आईसीएमआर की एक ताजा स्टडी ये कहती है कि देश में जितने लोग डायबिटीज के मरीज हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि आने वाले दिनों में समस्या बढ़ने वाली है। प्री डायबिटिक लोगों को डायबिटीज होने से कैसे बचाया जा सकता है, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात मॉनसून की, जिसके केरल पहुंचने के बाद अब दूसरे हिस्से में भी ये पहुंच रहा है। फिर से असीम से बात करते हैं इस पर। असीम, बताएं जरा भारत में मॉनसून की प्रगति पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, इस साल मानसून के आने में देरी देखने को मिली है। मानसून 7 दिन की देरी से गुरुवार को केरल के तट पर पहुंचा था। आज उसने पूरे केरल और तमिलनाडु में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर कर्नाटका में भी मानसून की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको बारिश देखने को मिलेगी। अगले 48 से 72 घंटे के अंदर वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी मानसून की बारिश हो सकती है। तो जल्दी मानसून पूरे भारत को कवर कर लेगा। जो मौसम विभाग है उसके मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 96% लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल होगा, लेकिन फिर भी इस साल अल-नीनो होने की भी संभावना जताई जा रही है। 90% के आसपास अल-नीनो होने की संभावना काफी मजबूत है। तो उसको देखते हुए मानसून का थोड़ा असर देखने को आपको मिल सकता है। आने वाले दिनों में मानसून थोड़ा कमजोर भी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी होगी कि मानसून आगे किस तरह से प्रोग्रेस करता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और साल के सबसे बड़े सिल्वर शो ऑफ इंडिया का आयोजन मुंबई में हुआ है। इस भव्य आयोजन में चांदी से बने अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी यहां पर लगी है, जिसका आयोजन IBGA और GES इंडिया ने किया है। आज 4:27 पर देखिए CNBC आवाज की खास पेशकश, जल्द नए शिखर पर सिल्वर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बात की जानकारी खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दी। सुले ने बताया कि शरद पवार को यह धमकी व्हाट्सएप पर दी गई, जिसमें यह कहा गया कि शरद पवार तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा। हालांकि इस धमकी के सिलसिले में सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और शिकायत अपनी दर्ज कराई। तो वहीं सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। जो है उस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए मैं माननीय अमित शाह जी से भी मांग कर रही हूँ कि आप प्लीज ध्यान दीजिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। और आज दिल्ली में बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की आधारशिला रखी। बताया जा रहा है कि 1.5 साल में यह दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साल 1989 से 14 पंडित पंत मार्ग पर जो अब तक दिल्ली बीजेपी का दफ्तर रहा है उसका पता भी बदल जाएगा। अब दिल्ली बीजेपी में नया दफ्तर पॉकेट 5 DDU मार्ग पर हो जाएगा। तो वहीं JP नड्डा ने नए दफ्तर की आधारशिला रखने के साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया और यहां केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।